नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर और खास खबरों में हम बात कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा में अनुदान मांगों पर। अनुदान मांगों में अगर बात करें तो उद्योग, वन और पर्यावरण काफी महत्व है, पूर्ण है। और सबसे बड़ा एम्प्लॉय भी अगर कहें तो उद्योग विभाग ये है। सरकार गदगद है 35 लाख करोड़ के एमओयू करके, और चर्चाएं भी हो रही हैं एमओयू को लेकर के। संदेह नहीं है, लेकिन अपेक्षा की जा रही है कि इसे जल्दी से जल्दी धरातल पे उतारा जाए। तो चलिए, हमारे साथ सीएलपी लीडर यानी कि हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली हैं। जूली साहब उस क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं जहां जो आज भी विश्व मानचित्र में अपनी पहचान रखता। हम बात कर रहे हैं अलवर जिले के सरिस्का की भी। और औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो भिवाड़ी, शाहजहांपुर, उसके आसपास का जो भी एरिया है, अलवर एमआईए हो, एक काफी अपनी एक अलग पहचान रखता है। तो आज की जो मांगे चल रही है उसको लेकर के हम जानना चाहेंगे। सर, दोनों ही महत्वपूर्ण जगह हैं। अलवर जिले को जो विश्व मानचित्र पर पहचान दिलाते हैं, चाहे जापानी जोन की बात हो वो अलवर जिले में आता है, और दूसरी अगर हम बात करें सरिस्का की, वह भी अलवर जिले में है। देखिए, पहले अपन बात करते हैं इंडस्ट्री की। तो राइजिंग राजस्थान के नाम पे जो इन लोगों ने इतना बड़ा यहाँ पे शोबाजी की है, उसका धरातल पे तो कोई लेना देना है नहीं। आपके ज्यादातर एमओयू तो ऐसे हैं कि जो आपने सिर्फ सोलर के किए हैं, बाकी ऐसे ऐसे एमओयू हो गए कि जिसमें दूसरे पक्ष के सिग्नेचर ही नहीं है। बनते हुई बिल्डिंगों के आपने एमओयू कर दी, मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा था। तो एक सिर्फ आंकड़े आपको दिखाने हैं तो ठीक है, और वाकई में ही आप राजस्थान के पक्ष में सोचते हैं तो फिर आपने जो ये किया है ये सारा गलत है। ऐसे नहीं होता है। आज इंडस्ट्री को आपने बढ़ाने के लिए आपकी प्लानिंग, जैसे हमारा जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, डीएमआईसी जो चल रहा है, उसके तहत अपने को बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। वो फायदा इन्होंने लिया नहीं, कोई फायदा नहीं लिया, धरातल पे कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार से हम बात करें आपकी फॉरेस्ट की, कितने पेड़ लग रहे हैं, क्या स्थिति है, कोई धरातल पे नहीं है। आज अलवर के मंत्री होने के बावजूद भी सरिस्का को 1.5 साल में कुछ नहीं दे पाए। सरिस्का अलवर की, अब सरिस्का ही जान है। 3 जिले बन गए तो इंडस्ट्री तो सारी खैरथल में, भिवाड़ी में, बहरोड में चली गई। तो अलवर में तो सिर्फ टूरिज्म है। टूरिज्म के नाम पे हमारे पास सरिस्का इतना बड़ा इंटरनेशनल लेवल की चीज हमारे पास है, उसको बढ़ाने के लिए हम कुछ नहीं कर पाए। और इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में भी इतनी बड़ी इंडस्ट्री खुद मंत्री जी के क्षेत्र में एमआईए है, इन पूरे 1.5 साल में 1 रुपए भी उसके लिए नहीं कर पाए। तो सिर्फ बातें करना अलग चीज है, धरातल पे कोई काम होना अलग चीज है। आज हमारे समय में जो इंडस्ट्रियल एरिया हमने सैंक्शन किए, शुरू हो गए, कोई शुरू नहीं हो पाए, कहने में कोई टेक्निकल दिक्कत थी, वही है, आप कर ही नहीं पाए। ये बात मैं कहना चाहूंगा, इन लोगों की मनसा साफ नहीं है। एक पेड़ मां के नाम से बताया जा रहा है कि इस सरकार के कार्यकाल में करीब 10 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे, ये भी एक दावा है। तो चले, हमारे साथ सूरजगढ़ विधायक सर, ये बताइए कि महत्वपूर्ण मुद्दा है वन पर्यावरण का, तो क्या लगता है आपको? पेड़ माँ के नाम से लगाने के लिए 7 करोड़ पेड़ उन्होंने बताया कि हमने 7 करोड़ पेड़ लगाए हैं। मैं कह रहा हूँ लगाना और इम्प्लीमेंट होना, धरातल पर खड़े रहना, ये दोनों अलग अलग मैटर हैं। वो कह रहे कि उन्होंने 7 करोड़ पेड़ लगाए, हो सकता है उन्होंने कागजों में लगाए होंगे, मैं उसके लिए कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर धरातल पे कितने हैं? उसमें खाद, सेफ्टी, उसकी सुरक्षा, पानी, सभी जो वस्तुएं उनको देंगे तभी तो पेड़ डेवलपमेंट होगा। पेड़ हमारे अलवर का ही वन मंत्री है, डेली राजस्थान में हजारों पेड़ कटते हैं। लगेगा तो एक बार 7 करोड़ लगाए होंगे या 5 करोड़ लगाए होंगे, कागजों की तो मैं गणना में नहीं जाना चाहता, पर आप बताओ डेली पेड़ करते हैं, चाहे झुंझुनू हो, चाहे चूरू हो, चाहे बाड़मेर हो, चाहे अलवर हो। और अलवर में तो मैं कहता हूं कि और जिलों से ज़्यादा पेड़ करते हैं, और वो कट करके कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। तो जब आप एक पेड़ को लगाने में और उसको बढ़ाने में 20 साल लग जाती, और काटने में कितनी मिनट लगती? 20 मिनट लगती। तो हमारा सबसे बड़ा तो ये है कि जो पहले से पेड़ लगे हुए हैं उन पेड़ों को कितना सुरक्षित रखा जा सकता है, उनका नियंत्रण कितना अच्छा रखा जा सकता है। नए लगाए वो तो अलग बात होगी, कब लगाएंगे, कब होगा, कब पेड़ डेवलपमेंट होगा, पर हमारा जो लगा हुआ पेड़ है वो नहीं कटना चाहिए, संरक्षण मिलना चाहिए।
और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आज उस जिक्र करना लाजमी होगा खेजड़ली के पेड़ का, जहां अमृता देवी ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। और वो इसी वजह से कि वृक्ष, आप अंदाजा लगा सकते हैं, आज हम जो स्लोगन लिखते हैं, सरकारें लिखते हैं कि एक पेड़ बचाइए, एक जीवन सफल होता है, एक पेड़ लगाइए, सारी बातें हैं, लेकिन सैकड़ों साल पहले की भी अगर हम बात करें, ऋषि मुनियों के वक्त से भी वन संरक्षण की बात कही गई कि वन और जल नहीं रहेगा तो प्रकृति में कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ इनबैलेंस होगा। आज वो हो रहा है, तो वाकई एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसपे कुछ न कुछ पॉलिसी भी बननी चाहिए कुल चर्चाओं से। मैं कह रहा हूँ कर्नाटक, आंध्रा, सब जगह वनों की पॉलिसी बनी हुई है और वो इतनी स्ट्रिक्ट है कि अगर कोई आदमी वन में ट्रक भी पकड़ा जाता है तो खड़ा खड़ा ही गल जाता, छूटता नहीं है। यहाँ 25,000 रुपये, 50,000 रुपये दंड लगा के छोड़ देंगे। फिर एक व्यक्ति कितना जीवन का जो अंग है वो काट रहा है, उसका नाम पेड़ है। अमरता जो आप बता ही रहे हो, अमरता ने अपनी खेजड़ी की जान दे दी थी और डेली ये खेजड़ी कट रहे हैं। आपको मैं गांव गांव की कहानी बताता हूँ। रात को 11 बजे बाद में आप खड़े हो जाओ हरियाणा बॉर्डर पे और कितनी गाड़ियाँ तिरपाल लग के खेजड़ी की जा रही है, कितनी गाड़ियाँ, मुझे पीड़ा भी होती है। और मैं ये बात जब एक दिन कलेक्टर की और एसपी की और आपके वन डीएफओ की मीटिंग थी, मुझे बुला लिया। मैंने कहा तुम ये बताओ, अगर सरकार चाहे और थाने वाले चाहें और वन विभागीय सत्ता चाहे कि एक पेड़ नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकता, पर आप चाहते ही नहीं हो। सभी थानों में वन विभाग के जो कटिंग हो रही है उन गाड़ियों वालों की मंथली बनी हुई है। जब तक ये मंथली वाला सिस्टम रहेगा तब तक ये काम पूरे परिपूर्ण ढंग से उसकी सफलता की कुंजी प्राप्त नहीं हो सकती। देश में अगर सफलता पानी है तो ये बंदी खत्म करनी पड़ेगी। सरवण जी, एक पार्टी लाइन से अलग हट करके मैं बात जानना चाहूंगा। ये बात पूर्ववर्ती सरकार के वक्त भी होती थी, बजरी हो चाहे पेड़ों की कटाई से जुड़ा मामला हो, ये आरोप लगते थे कि बंदी जो है थानों की या रूट पे जो भी चौकियां पड़ती हैं उनकी, और आज भी आरोप लग रहा है। तो ये आज की बात है कि वर्षों से चला आ रहा है सिलसिला? वक्तों से चला रहा है, कोई करने वाला नहीं है ना। चला तो आ रहा, आपकी बात पे मैं अग्रीड हूं, पर कोई बंदा इस बात पे सख्ताई से परिपूर्ण ढंग से उस पर एक्शन नहीं ले रहा है कि बंद कैसे हो। और बंद चाहे सरकार तो 1.5 घंटे बंद हो जाएगा, पर कोई हिम्मत तो करे, कोई साहस तो करे। ऊपर की सरकार, नीचे की सरकार, अरे क्या है, चोरी कोई सरकार में नहीं होनी चाहिए। मेरा समझना है कि ईमानदारी और निष्ठा जब तक समाज में लागू नहीं होगी, देश में लागू नहीं होगी, स्टेट में लागू नहीं होगी, तब तक कोई भी गरीब व्यक्ति अपना जीवन सुखी से यापन नहीं कर सकता। मैं आपकी बात से सहमत हूं। कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं कि जिनमें पार्टी लाइन से अलग हटके सोचना चाहिए, अन्यथा ना खुद को माफ कर पाओगे ना ये समाज माफ कर सकता है। कि जब आपको अवसर था बोलने का तो आप उस वक्त तो मुंह पैक करके बैठे रहे, बोल नहीं पाए। खुल के चर्चा होनी चाहिए, किसी तरह की कोई लाग लपेट नहीं होनी चाहिए, बायसनेस भी नहीं होनी चाहिए, और चर्चा ये होनी चाहिए कि प्रदेश का और देश का विकास कैसे हो सकता है। अगर मैं एक बात करूं, आप लंबे समय से विधायक हैं और यहाँ जो जीतने वाले अधिक समय के उनमें से गिने चुने जो लोग हैं उनमें से एक आप भी हैं। पार्टी लाइन से अलग हटके कुछ बातें हो पाती हैं या फिर कुछ बंदी से नजर आती हैं कि कहीं को नाराज नहीं हो जाए, कोई मंत्री नाराज नहीं हो जाए, सरकार नाराज नहीं हो जाए, कोई अधिकारी नाराज नहीं हो जाए? ऐसा तो नहीं अभी? मैं कहता हूँ सरकार नाराज क्यों होती है, अधिकारी नाराज क्यों होते हैं? जब हम गलत काम करेंगे नहीं तो कोई नाराज नहीं होगा। करो ही ना। अगर हम किसी को तंग नहीं करेंगे, हम समाज की कोई दिशा को हीन नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम किसी को प्रोत्साहित गलत काम के लिए नहीं करेंगे, तो हमारी आत्मा अपने आप प्रबल हो जाएगी और हमारे अंदर कोई भय नहीं रहेगा। भय आदमी का तभी होता है जब वो गलत काम करता है। हम गलत काम नहीं करेगा। कोई सरकार का हिम्मत वाला व्यक्ति अगर ये ठान ले कि मुझे केवल इस राजस्थान का बेखूबी से इसका सत्यता और निष्ठा का पाठ पढ़ाना है और मुझे इस राजस्थान का बेखूबी से विकास करना है, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं कि सब जगह खोंकार खोल कहता है मानव, पत्थर पानी बन जाता है। जब इंसान अपने औकात को अंदर आता है तो पत्थर भी पानी हो जाता है, लेकिन कोई करने की हिम्मत नहीं करता है। ऊपर से लेकर नीचे तक कोई किसी को दबाता, कोई किसी को दबाता है। अब मैं यहाँ देख रहा था, जब शुरू में आए तो सब मंत्री कह रहे थे जांच कराएंगे, मालूम हो जाएगा, 1 महीने में सब शिकंजे मिलेंगे। वो शिकंजे सब खाली पड़े हैं, कोई नहीं है वहाँ। ये मुझे पसंद नहीं है। उद्योग की भी चर्चाएं चल रही हैं, 35 लाख करोड़ के एमओयू भी है, जो मुझे लगता है कि राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी बात है। वो तो हुए थे लेकिन वो ज्यादा बिजली के पावर के हुए थे, तो ये तो गाँव में लगे हुए हैं ना,
ये वो ऊपर बाड़मेर जैसलमेर सोई डूंगर पर उधर लगे हुए हैं। अगर ऐसा इंडस्ट्री का कोई ऐसा सॉलिड इंडस्ट्री नहीं आई जिसमें राजस्थान का कर्मचारी 10-20 हज़ार कर्मचारी काम में लगे, उनको गरीब को रोजगार मिले, समाज को डेवलपमेंट मिले और देश को एक योग्य इंडस्ट्री मिले, ऐसा कोई काम नहीं हुआ। ऐसा काम होना चाहिए जैसे जापानी जोन आया या फिर रिफाइनरी है या तो हमारी थी पर उसको यूज में नहीं ले रहे। कांग्रेस सरकार है तो क्या हमारी है, बीजेपी के लिए हमारी है, चालू तो करो ना, दोनों की है। राजस्थान का जो पार्ट है वो बीजेपी भी है और कांग्रेस भी है, बहुजन भी है और समाजवादी भी है, पर इसको चालू तो करो जिससे हमें टैक्स मिलेगा और हजारों लाखों आदमी को नौकरी मिलेगी। करो ना चालू, मना कौन कर रहा है, करते नहीं, केवल इसी में लगे हैं कि नाम किसका हो। अरे बाबा सबका नाम कर देंगे, आप चालू कर दो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं शर्मा जी को आपने पहली बार नहीं सुना होगा, आप अक्सर सुनते हैं, ये बेबाक तरीके से बात करते हैं और आज से नहीं वर्षों से यही सिलसिला है, जो गलत है गलत और सही है तो सही। कई बार लोग कहते भी हैं कि आप पार्टी लाइन में से भी अलग हट करके बोल देते हैं। गवर्नमेंट चाहे अशोक गहलोत जी की रही हो, चाहे वसुंधरा राजे जी की रही हो और अभी चाहे भजन लाल जी की हो, ये जहां बोलना होता वो बोलते हैं, चूकते नहीं है। तो श्रवण जी एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इंडस्ट्री में पोल्यूशन क्लियरेंस की एक बहुत बड़ी बात होती है, आज उसकी चर्चा भी है। पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पॉल्यूशन के लिए बाकायदा मंत्रिमंडल बना हुआ है, सब नेम बने हुए हैं और सब गाइडलाइन है। पॉल्यूशन को लोग काम में उससे गाइडलाइन को और नियमों को काम में नहीं लेते हैं। मैं कहूँगा कोई पॉल्यूशन का मंत्री है, पर्यावरण का मंत्री है, वो उसको पूरा का पूरा उसे ध्यान से ले और उसकी पूरी पालना करे तो मेरी गारंटी है पॉल्यूशन होगा ही नहीं। पर नियम बने हुए हैं, मंत्री भी उसका अलग है, सब कुछ है, लेकिन ताकत तो कोई दिखाए ना। सो ऊपर से लेकर नीचे तक डरते रहते हैं कि मैं अगर दिखाऊंगा तो कौन नाराज हो जाएगा ना नाराज, पर समाज को दिशा तो मिलेगी ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कानून खूब सख्त हैं और अच्छे भी हैं, समीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस समीक्षा इस बात की होनी चाहिए उसे इंप्लीमेंट कैसे किया जा सकता है। श्रवण जी आप बने रहिए, दर्शक सिंह हमारे साथ में। दर्शक आज बड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसपे चर्चा चल रही है, इंडस्ट्री, पॉल्यूशन और फॉरेस्ट। तो क्या कुछ निकल के आ रहा है? एमओयू की काफी चर्चाएं हो रही होंगी। देखिए निश्चित तौर पे जैसे श्रवण जी ने कहा, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक है, कांग्रेस का ये आरोप है कि राइजिंग राजस्थान में किया गया। एमओयूज की बात की कि 35,000 करोड़ के एमओयूज कर दिए, लेकिन धरातल पर कितने उतरेंगे। साथ ही कांग्रेस के कई विधायकों ने अडानी को लेकर भी सरकार पर हमला बोला, जबकि सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो सरकार का ये तर्क है कि राइजिंग राजस्थान से राजस्थान में निवेश के अवसर बढ़ेंगे और निश्चित तौर पे राजस्थान में जब निवेश आएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को जब रोजगार मिलेगा तो यहाँ की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। अर्थव्यवस्था यहाँ पे मजबूत होगी तो निश्चित तौर पे उससे राजस्थान का जो एक विकसित स्टेट का जो मॉडल है वो साकार होगा, ये सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है। जबकि अगर इस पूरे इश्यूज को लेकर बात करें, वन पर्यावरण को लेकर भी एक सदन के अंदर जो अनुदान मांगों पर बहस हो रही है, इसके अंदर वनों को लेकर सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है। एमएलए की तरफ जो सत्ता पक्ष के उनकी तरफ से कहा गया कि 7 से 8 करोड़ का हमने टारगेट रखा था, मुख्यमंत्री ने इसकी पहल की, 7 से 8 करोड़ पौधे लगाए गए और ये जो आंकड़ा है ये 10 करोड़ तक जाएगा। हम चाहते हैं कि राजस्थान का जो कह सकते हैं वन और पर्यावरण का जो क्षेत्र है वो और डेवलप हो, यहाँ और बेहतरीन से बेहतरीन कह सकते हैं काम हो ताकि राजस्थान आगे बढ़े। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और देखिए शर्मण जी ने ये बात पहले कही कि बीजेपी कांग्रेस का विषय नहीं है, कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जो राजस्थान अपना है उसको सोच करके देखना चाहिए। और मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं अनुदान मांगों का अपना एक महत्व होता है। और श्रवण जी यहाँ देखिए, अपने पहले वर्षों से मैं आपको देख रहा हूं, अनुदान मांगों पर जब बहस होती थी मंत्री बैठ करके नोट भी करते थे कई बार, और वो कहते थे कि कोई चीज है तो हम आपको मिलेंगे या आपका सुझाव दीजिए उसमें। तो उसमें कुछ लगता है कि आपको कुछ पहले की और अब की, आप मेरे बहुत पुराने साथी हो 20 साल से, आज की और विधानसभा पहले वाली विधानसभा में रात और दिन का अंतर हो गया। पहले जब क्वेश्चन आता था तो एमएलए को बुखार हो जाता था मंत्री को कि मेरा क्वेश्चन का रिप्लाई मैं क्या दूंगा, और पूरा सदन बोलता था, पूरा सदन उसकी क्वेश्चन की रिप्लाई लेता था। अभी मैं पिछली बार तो मैं आया नहीं विधानसभा में, तो पिछली बार से ये हो गया कि केवल मात्र एक विधानसभा का क्वेश्चन करोगे, 2 उसकी सप्लीमेंट्री पूछोगे, तीसरा पूछोगे नहीं। अब तो विधानसभा के क्वेश्चन की कोई महत्व ही नहीं रह गया।
पहले आप देखते थे एक बार क्वेश्चन आ जाता था तो मंत्री के गले में घंटी आ जाती थी और 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते थे और फिर एक पूरे 1 घंटा 0 आवर्स में 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते। अब 20-20 हो जाते, दूसरा बोल नहीं सकता। ये हमारे जोशी जी ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम बना दिया जो विधानसभाओं में मंत्रियों को जोर ही नहीं आता है। नहीं, पहले मंत्री को अब बने रहिए। मैं महेंद्र मीणा जी हमारे साथ में हैं। महेंद्र जी, आप उस क्षेत्र से आते हैं जहां मुझे लगता है कि एक सेंचुरी की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं और क्योंकि फॉरेस्ट के आपके एरिया से जुड़ा हुआ है। इंडस्ट्री की भी अगर हम बात करें तो एमओयूज की बात है, तो किस तरह से देखते हैं आज की चर्चा को? देखिए, आज की चर्चा में बहुत ही सकारात्मक चर्चा हो रही है और जो अलग अलग क्षेत्र से विधानसभाओं से हमारे विधायकगण जो आते हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर किस प्रकार से अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे वो वन क्षेत्र में हो, चाहे वो खनन क्षेत्र में हो, उनको जमीनी स्तर पे जो काम बात विधायकों को जो जानकारी होती है वो सदन के माध्यम सरकार तक बात पहुंचती है। अलग अलग क्वेश्चन भी लगाया जाता है, उसका समय समय पर उत्तर भी आता है। तो ये सकारात्मक पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर हम चाहते हैं कि जनता का अधिक से अधिक काम हो और जमीन तक उस काम को उतारा जाए। महेंद्र जी, आज इस विषय को लेकर के देखिए तो हर विभाग के अनुदान मांगों का अपना एक महत्व है और होना भी चाहिए। आज जो है वो क्योंकि प्रदेश ने पिछले ही दिनों एक इतिहास रचा 35 लाख करोड़ के एमओयू का और आज उस पर खुल करके चर्चा भी हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि अभी श्रवण जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कि पार्टी लाइन से नहीं बांधना चाहिए, ये चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस होगा, अगर विकास होगा स्थायी होगा, प्रदेश की जनता का भला होगा तो उसकी मॉनिटरिंग के साथ साथ कुछ ऐसा किया जाना चाहिए कि रोजगार के अवसर बढ़े, क्योंकि 26 लाख करोड़ के एमओयू एनर्जी सेक्टर के हैं जिसमें इनको संदेह है कि रोजगार के अवसर उसमें बहुत ज्यादा नहीं है, पैसा तो आ गया। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना। जो काम इन्होंने सरकार जाते वक्त काम करते थे, जो इनका काम सरकार चली जाती थी, काम जमीन पर उतरता ही नहीं था। हमारी राजस्थान के विकास पुरुष आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने जिस प्रकार से सरकार आते ही राइजिंग राजस्थान के माध्यम से जो औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के क्षेत्र में जो काम किया वो इनको पच नहीं रहा है, क्योंकि जो काम शुरू में होगा उसमें कुछ जमीन पे उतरेगा और 4 साल में हम उन कामों को इनके सामने दिखेगा, रोजगार के अवसर भी आएंगे। और आपके सबके सामने के भी थोड़े दिनों पहले ही सरकार ने बजट में करीबन 1.5 लाख से ऊपर भर्तियों की निविदाएं घोषित करने की सदन में बताया था और करीबन 1 लाख के आसपास 1.25 लाख नौकरियां लग भी चुकी है। तो इसलिए जमीन पे जो काम उतरा वो इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। ठीक है, विपक्ष का काम है कि उसको सरकार को बताए और उसमें सरकार को गंभीरता लेकर उसमें काम करने की हमारी जिम्मेदारी होती है। जी, फॉरेस्ट की भी चर्चा चल रही है। इनकी बड़ी चिंता है कि सरकार चाहे हमारी रही हो, चाहे आज बीजेपी की, और पहले चाहे बीजेपी की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, लकड़ियों की कटाई, बजरी का खनन, ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि इससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, नुकसान हो रहा है और ये सरकार चाहे किसी की वो ठोस नीति नहीं बनती। और सीधा आरोप भी है, ये खुद की सरकार को भी नहीं छोड़ रहे। इनका कहना है कि बंदी जब तक चलेगी जब तक कुछ नहीं कर सकते और मुंह बांध करके नहीं बैठना चाहिए। यहाँ देखिए, जो आप बजट की बात कर रहे हैं, सरकार ने इस पर ठोस नीति बना रहे हैं। उसमें इनको ब्लॉक वाइज इनकी जो नीलामी होती है, जो जिस प्रकार से कार्रवाई में अभी बजट में भी इस बात के लिए खुलासा किया कि खनन के लिए जो नीति बना के इसमें काम करेंगे और निश्चित रूप से सरकार इस पे अमल में लाके काम करेगी। फॉरेस्ट की बात की जाए, क्योंकि आपका भी क्षेत्र काफी आता है वहां से और आपके चाहे तो सेंचुरी भी बन सकती है। देखिए, फॉरेस्ट की बात की, हमारे क्षेत्र में बहुत सारा एरिया फॉरेस्ट में जो सड़कें पहले बनाने से पहले उनको एनओसी नहीं मिलती थी और बड़ी दुविधा होती थी। कई सालों 10 साल 15 साल तक सड़कें बड़े बड़े खड्डे हो जाते थे, उनका काम नहीं होता था। अभी हमने 2 सड़कों की एनओसी अभी सरकार ने दी है और उसका काम बड़ी तीव्र गति से चल रहा है। तो वास्तव में जमीन इसमें कुछ ये होना चाहिए, क्योंकि एनओसी फॉरेस्ट की कई बार मैं सुनता हूं, आपके सत्ता पक्ष के लोगों की भी, विपक्ष के लोगों की, और पहले से भी सुनता आ रहा हूं। इसमें कहीं कुछ होना चाहिए, टाइम पीरियड, या अगर गलत है तो उसको खारिज करें और अगर सही है तो उसमें इतना लिंगर ऑन नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, मैं भी पहले सुनता था कि इसमें टाइम पीरियड ऐसा कुछ नहीं होता नहीं है, लेकिन जब मैं इस बात को नजदीकी देखा, हमने इसको काम को हाथ में लिया, तो एनओसी लेना कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। लेकिन हम उसको एक फिक्स टाइम सेट और जिस तरह से उसका टेंडर होने के बाद में जो कार्यकारी एजेंसी होती है उसको उसमें अप्लाई करनी पड़ती है, जो बिल्कुल पारदर्शी होती है, वो बिल्कुल उसको मेल करके उसको आगे करते हैं और समय पे उसका एनओसी मिल जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि मैं खुद इससे
मेरे सामने हुआ। मैंने तो खुद एक बहुत बड़ी विकट एनओसी थी जो हमारे रामगढ़ बांध से लेकर नक्ची घाटी जो बिल्कुल पूरा सेंचुरी एरिया में आता है, उसकी हमें एनओसी मिली है और उसका काम चालू हो गया है। चलिए महेंद्र जी, सरवण जी आप रुके रहिए। हमारे साथ में थावरचंद जी हैं, दरियावद विधायक। थावरचंद जी, आपका जो क्षेत्र है काफी महत्वपूर्ण है, वनों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, चर्चा चल रही है, तो कैसा क्या कुछ निकल करके आ रहा है? सबसे पहले मेरी ओर से आपके चैनल को धन्यवाद। मेरे से पहले अनुभवी 2 विधायकों ने आपके बीच में चर्चा रखी होगी। मैं उस वन से आता हूं, जंगल से आता हूं, जहां पर 80% से ज़्यादा आबादी आदिवासियों की जंगल के अंदर रहती है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जंगल के अंदर रह रहे आदिवासी हैं, परंतु देश और दुनिया आज कहां से कहां तरक्की करके पहुंच गई और आदिवासी मूलभूत सुविधाओं के लिए आज तक तरस रहा है। बिजली, पानी, सड़क सुविधा, शिक्षा। तो सरकारें कई तरह के कानून लेके आई। 2006 अधिनियम जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के नाम पर उन वनों में रहने वाले लोगों को पट्टे दिए जाएंगे, लेकिन कितने लोगों को पट्टे दिए। दूसरी ओर एक और समस्या यह है कि सरकार ने कहा हम विकास करेंगे आदिवासियों का। विकास के नाम पर आदिवासियों का विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ। और वो इस तरीके से हुआ, आपने खनन के नाम पर आदिवासियों को विस्थापित किया और वहां खनन के लिए सड़कें बन सकती हैं। वहां जो बाहर से उद्योगपति हैं वो आकर कभी भी वन विभाग की जमीन को ले सकता है, लेकिन वनों में जब वन अधिकार अधिनियम बने ही नहीं, उससे पहले उस जंगल में आदिवासी रह रहे हैं, उसको पट्टे के लिए जमीन नहीं दे सकते, उसको रहने के लिए नहीं दे सकते। दूसरी बात, हमें वहां का जो ट्राइबल इलाका है वहां का डेवलपमेंट चाहिए नहीं, हमें ट्राइबल का डेवलपमेंट चाहिए। अगर ट्राइबल का डेवलपमेंट होगा, आदिवासियों का डेवलपमेंट होगा, तो आदिवासी विकास की ओर बढ़ेगा। आपने कहा कि एक पेड़ मां के नाम, एक बहुत बड़ा नारा चला था जोर शोर से, एक पेड़ मां के नाम, और यहीं के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के हसदेव अभ्यारण्य को उजाड़ देते हैं, तो एक पेड़ मां के नाम कहां से हुआ? दूसरी ओर आपने पेड़ लगाए, डूंगरपुर के अंदर पिछली बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, 6 लाख पेड़ लगाए। पता कीजिए धरातल पर 6 पेड़ जिंदा एक नहीं है। या फिर पेड़ों के साथ में सेल्फी लेकर आप पर्यावरण रक्षक बन गए, ऐसा नहीं हो सकता। आप जंगल को अगर जिंदा रखना चाहते हो तो आदिवासी को जिंदा रखना पड़ेगा, और अगर जंगल और खत्म हुआ, आदिवासी खत्म होगा, और आदिवासी खत्म होगा तो जल जंगल जमीन के साथ में जन जीवन जो है वो भी खतरे में आ जाएगा। और जल जंगल जमीन जहां से औषधियां प्राप्त होती थी, जहां से सारी चीजें मिलती थी, आज नकली डुप्लीकेट चीजें मिलेगी। आज फिर ऐसे अगर जंगल खत्म होंगे तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा और कोरोना जैसी हजारों महामारी का शिकार मानव जीवन होगा। इस सृष्टि के अंदर जल की संकट होगा और पर्यावरण का संकट होगा, तो जंगल को बचाना होगा, तब ये सुरक्षित हो सकता है। चलिए आप रहिए। महेंद्र जी, आपने सुना कि लायबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, पार्टी लाइन की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें पार्टी लाइन की बात नहीं, लायबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। और आदिवासियों के लिए हमारी सरकार बड़ी गंभीर है और इसमें बड़ी जमीनी स्तर पर काम कर रही है। यह आपको बजट में भी दिखा, उससे पहले बजट में भी दिख रहा है। बात पर्यावरण और वन्य जैसे अभी इन्होंने उठाया कि चलिए एक मिनट में श्रवण, मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे बंदकी हो, चाहे कोई भी मैटर पे आ जाइए आप, जब तक लायबिलिटी तय नहीं करेंगे तब तक कोई चीज भी उत्पत्ति नहीं हो सकती। लायबिलिटी है ही नहीं। अगर आपकी लायबिलिटी नहीं है, मेरी लायबिलिटी नहीं, इनकी नहीं है, और सब लोग एक ही दूसरे से अड़े हुए नहीं है कि मैं, अगर आप ये काम नहीं करें तो यू आर रिस्पॉन्सिबल दिस केस, अगर मैं नहीं करूँ तो आई एम रिस्पॉन्सिबल दिस केस। अगर इस बात को कोई भी आगे तय नहीं करेगा कि इस मुद्दे पे आपको ये काम करना, कि ये नहीं कर पाओगे तो आपकी लायबिलिटी है, तब तक कोई राजस्थान का भला नहीं हो सकता। जी महेंद्र जी, श्रवण जी ने बड़ी बात कही है, ये कोई पार्टी की बात नहीं है। हाँ, तो लायबिलिटी के लिए तो लायबिलिटी तो होती है ना, कहाँ नहीं होती लायबिलिटी। अगर जहाँ अपन जंगल की बात करें, लायबिलिटी है, वन विभाग की है, सरकार की है, तो लायबिलिटी के अनुसार तो उसका काम होता है। चलिए, आपको कुछ लगता है कि यहाँ सुधार की कुछ गुंजाइश है? देखो, समय समय पे जो सुधार की जहाँ गुंजाइश होती है सरकार उसके पे अमेंडमेंट करती है और कर भी रही है। पहले जहाँ कुछ कमियां थी तो बिल के माध्यम से सुधार किया जा रहा है। आगे भी अगर कोई ऐसी सुधार अगर कहीं सरकार को लगेगा जहाँ उसकी जानकारी में आएगा तो निश्चित रूप से सरकार उसमें सुधार करेगी। चलिए महेंद्र जी, थावर जी और श्रवण जी, जूली साहब, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी खास खबर में जुड़ने के लिए। और बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा जिसमें इंडस्ट्री, पॉल्यूशन और फॉरेस्ट, जिसको लेकर के सदस्य अपनी अपनी बात कर रहे हैं। कई सदस्यों ने पार्टी लाइन से अलग हट करके भी कहा है
कि प्रदेश का विकास होना चाहिए, इससे राजनीतिक बंधन में नहीं बंधना चाहिए और किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये छोटा है बड़ा है, इसने क्या कह दिया। विकास हो तो राजस्थान का हो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।